किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण जो होता है F, वो होता है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। ये बल का परिमाण होता है। यदि कोई दो बिंदु आवेश है, मान लो एक आवेश ये है, ये बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश कब माने जाते हैं? जब जिस जो आवेशित वस्तु है उसका आकार उन दोनों के बीच की दूरी के तुलना में बहुत कम हो। जैसे मान लो बीच की दूरी 1 मीटर है, इनका आकार 1 मिलीमीटर का, तो बहुत कम हुआ ना साइज, समझ गए? अब पता चला कि बीच की दूरी 1 मीटर है और ये आधे आधे मीटर है इनकी त्रिज्या, तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, उसको बिंदु आकार नहीं मान सकते, समझ गए? तो हालांकि हमेशा जो सवाल बनेगा बिंदु आवेश के लिए ही बनेगा तुम्हारे सिलेबस में, ठीक? तो ये था हमारा फार्मूला, ये किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के, ठीक है। अब इसमें यूपी बोर्ड में जब सवाल सॉल्व करोगे ना, तो विद आवेश को विद चिन्ह लिख दो। अगर एफ की वैल्यू निगेटिव आ गई तो आकर्षण का बल, एफ की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल लगाते समय ये फोर्स होगा। अब देखो Q1 और Q2 में एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, तो दोनों को गुणनफल निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो जब निगेटिव आएगा तो एफ का मान निगेटिव आएगा, तो एफ का मान निगेटिव अगर आएगा तो इससे ये पता चलेगा कि आकर्षण का बल है, ठीक है। अगर एफ का बल पॉजिटिव आ जाए, दोनों निगेटिव निगेटिव हो जाए या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, तो फिर बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें क्या है कि कभी कभी वेक्टर फॉर्मेट में भी इनको देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्मेट इसका समझ लो, ठीक है। तो अभी वेक्टर तुम लोग पढ़े नहीं होगे, कक्षा 11 में वेक्टर है कि नहीं है? जी गुरुजी। तो जैसे क्या है कि जैसे मान लो मूल बिंदु यहाँ पे, ठीक है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से ये वाला, ये मान लो ये तुम्हारा वो है एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, इसमें जेड है। तो ये कोई बिंदु है, मान लो ये बिंदु P1 है, ये बिंदु P2 है। यहाँ पे आवेश क्या लिखा है? Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो स्थित सदिश होता है, स्थित सदिश किसको बोलते हैं? मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने पर जो वेक्टर बनता है ना, उसको बोलते हैं स्थित सदिश। इसको R1, वेक्टर R1, ठीक है। इस बिंदु को यहाँ से मूल बिंदु से मिलाने पर जो भी स्थित सदिश बनेगा, ये वाला वेक्टर जो बन रहा है मूल बिंदु से मिलाने पर, उसको बोलेंगे इस बिंदु का स्थित सदिश। अब इस बिंदु को 2 से नाम दिया तो इसको R2 वेक्टर बोल देते हैं। कई बार इसको ऐसे परीक्षाओं में लिख देगा वेक्टर R1, इसको भी लिख देगा वेक्टर R2, ब्रैकेट में लिख देगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि मूल बिंदु के सापेक्ष जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 0। मूल बिंदु को अगर दो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई तो 0 0 होगा, जेड भी है अगर तो 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0, ठीक। हालांकि यहाँ पे हम वेक्टर R1 R2 के फॉर्म में ही लिखते हैं इसको। कई बार इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर में 0 के ऊपर वेक्टर लगा दो, हो गया वेक्टर 0, ठीक है। तो इस तरीके से स्थित सदिश होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस वेक्टर को निकालना चाहूँ, इस वाले वेक्टर को, कि ये वाला वेक्टर कौन सा बनेगा, तो ये वाले वेक्टर को, इसका नाम अगर मैं P1 P2 वेक्टर, P1 P2 वेक्टर, तो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2, और अंतिम शुरुआत, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, उसका वेक्टर क्या है? R1, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं, ये वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला P1 P2, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा जान लो, इतना बहुत इम्पोर्टेंट थोड़ा थोड़ा से, ठीक है। इसके बाद अब जैसे जब ये दोनों एक बिंदु आवेश ये है, अच्छा मैंने यहाँ मान लिया गया, खैर चलो ठीक है। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इस वेक्टर को यहाँ तक लाना चाहिए था कायदे से। खैर चलो अब इसको मैं यही मान लो कि यहीं पे आवेश है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या होगा, इनको ये वाला यहाँ पे मान लो
हटाओ, अब इसको हटा दो। तो जब भी बल लगेगा तो इस वेक्टर के अनुदिश लगेगा, या तो P1 P2 के अनुदिश लगेगा, या तो P2 P1 के अनुदिश लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा ध्यान देना, मतलब न भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो Q1 जो है Q2 पर जो बल लगाया गया तो उसकी दिशा इस दिशा में रहेगी। समझ गए? किस दिशा में रहेगी? इस दिशा में। अब Q2 Q1 पर बल लगाए तो उसकी दिशा ऐसे रहेगी। कभी कभी वेक्टर को यहाँ से, अब कुछ लोग क्या है इसको यहाँ पे भी दिखा देते हैं। कहाँ पे? बल दिखाया कि नहीं तुम्हारे को? चलो ठीक है, दिखा रखा, ठीक भी है, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पे जैसे मैं Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो उसको क्या बोल देता हूँ? इसको बोल देता हूँ किसमें? F2 किसके द्वारा? 1 के द्वारा लगाया गया बल, F2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलूँगा? F1, 1 का मतलब 1 में किसके द्वारा? 2 के द्वारा। जिसके द्वारा लगाया जाता है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इनका मीनिंग ही वही होता है, मतलब इसका मतलब होता है जिस पर लगता है। ठीक है, जिस पर बल लग रहा है, ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये जिसके द्वारा लगाया गया जा रहा है, जिसके द्वारा लगाया जा रहा है। समझ गए? ये एक साइन कन्वेंशन, ये एक तरीका होता है लिखने का। ठीक है, अगर मैं कह दूँ F21 तो ऐसे मतलब आवेश 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल। तो इसकी अगर मैं देखूँ तो इसको हमेशा ऐसे कर देंगे, F21 कितना हो जाएगा? 1/4 Q1 Q2 विद साइन रख दो, और बटे में R बीच की दूरी का स्क्वायर, इनटू में एक वेक्टर होगा इसी के अनुदिश। ठीक है, उसको बोलते हैं हमेशा वेक्टर R21, और उसके ऊपर कैप लगेगा। ठीक है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। ठीक, ये तुम लोग को शुरू में पढ़ाया होगा। तो F21 = 1/4 Q1 Q2 अपान में, इसी को कई बार यूनिट वेक्टर को हम लिख देते हैं। एक बात ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं पूरा वेक्टर बटे में उस वेक्टर का मॉड। और उस वेक्टर का मॉड क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर को हम बोलते हैं R21। नहीं लिखा क्या? लिख देते हैं। इस वेक्टर को बोलेंगे R21। समझ गए? इस दिशा में जो जा रहा। ठीक, तो इस वेक्टर का पूरा वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण, वेक्टर का परिमाण तो इनके बीच की दूरी को ही रिप्रेजेंट करता है, वो R ही हो जाएगा। ये R ही हो जाएगा। जिसमें वेक्टर नहीं बोल रहा उसको परिमाण बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम। तो इसको क्या क्या कर देंगे? वेक्टर R21, यहाँ पे R² पहले से है, अब बटे में एक R और आ जाएगा। तो ये इस तरीके से F21 = आ जाएगा हमारा 1/4 Q1 Q2 बटे में इनटू में ऐसे लिख देते हैं वेक्टर R/R³ ऐसे। ठीक है, चाहे क्यूब यहाँ लगा दो चाहे लगा। तो एक बार IIT में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, और कोई भी बच्चे इसको सही नहीं कर पाया था, क्योंकि सब स्क्वायर जानते हैं। इस फॉर्मेट में किसी ने पढ़ा ही नहीं था। NCERT लिखता है सब सारी चीज़ें। तो ये सवाल हो सकता है ऑब्जेक्टिव में यूपी बोर्ड में पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुराना सवाल है IIT का। कुछ नहीं पूछेगा, नीचे R² होता है तो R की जगह क्यूब लगा देगा, ऊपर वेक्टर लगा देगा। ठीक है, या तो फिर ऊपर यूनिट वेक्टर लगाएगा तो नीचे फिर R² रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R² है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर बनाओगे तो फिर उसके परिमाण से भाग देना पड़ता है, इसलिए घात इसमें 3 हो जाती है। बस अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, ये वाली वैल्यू जिसको पता होगी, वेक्टर के बारे में जिसको ज्ञान होगा वो कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है,
अब जैसे क्या हो गया, 2 के द्वारा 1 पे लगाया गया बल को क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल नहीं सको, F। यहाँ पे भी वेक्टर लगेगा, ठीक है। ठीक, वेक्टर का मतलब अगर बाएं साइड में वेक्टर लगा है तो दाहिने साइड में वेक्टर होगा, दोनों साइड वेक्टर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको अगर मैं कर दूँ F 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल, तो यहाँ पे क्या होगा, R 1 पर 1 से 2, जो चीज़ यहाँ होगी नंबरिंग वही यहाँ सेम होगी। यहाँ पे वेक्टर लगाओगे तो फिर बटे R भी करना पड़ेगा, और ये दोनों गुणा हो के क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। तो या तो इसको क्यूब कर दे, इसको हटा देते हैं। इसी को एक तरीका और से और लिख सकते हैं, F12 को यही एक तरीका है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में, यहाँ पे R स्क्वायर ही रहने देता हूँ, यहाँ पे R12 और यहाँ पे यूनिट लगा देता हूँ, यूनिट जैसे कैप लगाते हैं, ठीक है, जैसे तुम लोग वेक्टर में पढ़े होगे शुरू में, ठीक है। तो जो नाम यहाँ पे होगा वहीं R पे यहाँ पे होगा, ठीक है। तो वेक्टर जो लगने वाले बल की दिशा, जो चूँकि बल जो होता है ना, जब तक उसमें दिशा का गुणा नहीं करेंगे उसमें दिशा शो ही नहीं करेगा। तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल उसकी दिशा ये होगी, और R12 भी ऐसे ही लिखते हैं। 12 का मतलब हो गया R12, ठीक है, वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1 फाइनल माइनस, अच्छा एक सेकेंड, चलो ठीक है। अब इसमें देखो समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो ये चीज़ मत भूलना, यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 है, ठीक है। यहाँ पे कैप है तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अगर पूरा फुल वेक्टर होगा तो यहाँ R क्यूब हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। ये चीज़ अगर ध्यान रहेगी, कभी भी पूछेगा क्वेश्चन अगर, तो सही हो जाएगा। जब यूपी बोर्ड में थोड़ा सा कठिन पेपर बनाएगा तो इसको जरूर इस क्वेश्चन को डाल देगा। और अब आजकल बहुत ज़्यादा जो पुराने क्वेश्चन हो जाते हैं इन सब पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, वही ज़्यादा क्वेश्चन को टफ बना देता है। पुराने के मतलब गए IIT NIT IIT वगैरह हो गए, ट्रिपल के क्वेश्चन वही डाल देते हैं। तो ये था थोड़ा सा, इसमें मैंने मेन पॉइंट तुमको बताया। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चलो देखो, वैद्युत क्षेत्र का एक होता है वैद्युत क्षेत्र, एक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करेगा तो मान लो ये आवेश है, कोई धन आवेश है, ठीक है। तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी आवेश कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो वो पूरा एरिया इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे इसके जैसे यहाँ तक कोई भी आवेश रखने पर अगर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, कोई भी आवेश हो, तो ये इस पूरे इस वाले आवेश का, इसको मान लो तुम क्यू मान रहे हो, तो इस क्यू का वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे होगा तो इधर भी यहाँ तक होगा, बराबर दूरी पर हर जगह बराबर होगा, समझ गए। तो ये एक बढ़िया गोलाकार वैद्युत क्षेत्र बनता है, ठीक है। जैसे बीच में बढ़िया छोटी सी वो गेंद रखी है, उससे चारों तरफ हर साइड में ऐसे खुलेगा, समझ गए, जैसे गुब्बारा फूलता है। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र, अब इसमें तो एक सर्किल ही बनेगा, इसका वैद्युत क्षेत्र हो सकता है यहाँ तक हो, इसके बाद रखने पर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं कर रहा है कोई भी आवेश, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, यहाँ पे और ज़्यादा होगा, जितना करीब आओगे उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो इसका परिभाषा यही है कि किसी आवेशी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह पूरा क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसके बाद क्या है कि किसी भी कहीं पे जो ये क्षेत्र होता है इसकी तीव्रता कितनी है, जैसे इसमें क्या है, दूर रखोगे तो बहुत कम बल का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, नज़दीक रखोगे, यहाँ पे किसी ने रख रखा है वही सेम आवेश को, तो बहुत ज़्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। अगर यहाँ पे ऋण आवेश रखा होगा तो बहुत ज़्यादा
प्रति आकर्षण बल उत्पन्न होगा। अब कोई धनावेश रखा होगा तो बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, तो उसकी गणना करते हैं हम। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं कि एक हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट को परीक्षण आवेश बोलते हैं, और वो हमेशा धन परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश होता है। इसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किम से? Q0 से। इसको क्या करेंगे, कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर, जैसे मान लो इस बिंदु पर P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे ला के रख देंगे और देखेंगे इसमें कितना बल लग रहा है। मान लो कितना बल, इस आवेश को यहाँ पे रख दिए, अब बल लग रहा है F। जो बल लगेगा उसमें इसके इस पूरे आवेश का भाग दे देंगे, Q0 का भाग दे देंगे। जो वैल्यू आएगी वही वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E से। ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज की खासियत ये होती है, या धन परीक्षण आवेश की खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि बहुत नगण्य आवेश माना जाता है। ठीक है। बहुत टेस्ट चार्ज को हमेशा एकदम से, इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटली स्मॉल, लेकिन हिंदी में बोलेंगे अनंत सूक्ष्म। क्या बोलेंगे? नहीं आ रही आवाज़ किसी को? अनंत सूक्ष्म मान के चलते हैं इसको। ठीक है। तो अनंत सूक्ष्म मतलब जितना छोटा से छोटा संभव हो उतना छोटा आवेश लो। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे क्या होता है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर फार्मूला लिखना है किसी को, तो जो भी बल इस पे लगेगा वो बल सदिश राशि होती है, तो उसमें वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है। बटे जिस आवेश, जो धन परीक्षण आवेश है, उसको हम उसका भाग दे देते हैं। और धन परीक्षण आवेश के बारे में भी एक बात जरूर लिखते हैं लिमिट पढ़ा कि नहीं? थोड़ा पढ़ा नहीं? पढ़े। लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0, मतलब कि Q0 एकदम 0 के करीब होना चाहिए। समझ गए? कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होता है कंप्लीट डेफिनेशन। अगर कंपटीशन वगैरह में लिख के आएगा तो ये फार्मूला लिख के आएगा। ठीक है। वैसे हम जनरली न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में जो यूज करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र जो है, कोई भी आवेश Q0 रखो, ये F है। ठीक है। ये यहाँ पे देखो वेक्टर है, तो इधर बाएं साइड में भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक। तो वैसे नॉर्मली जब न्यूमेरिकल के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो E बराबर में डायरेक्ट F अपान में Q0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो कोई आवेश है, ये Q, ऐसे ये Q0 है, ये Q है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा कितना लगेगा? सोचो। F बराबर में दोनों, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो R है। कितनी दूरी है? R है। तो कितना बल लगेगा? 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान में दोनों के बीच की दूरी R का स्क्वायर। इतने बल तो लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा। एक वाला आवेश Q है, दूसरा Q0 है। तो अगर मैं वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा? F अपान में Q0 करूँगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल मैथमेटिक्स है, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपान में R अपान में Q0 कर देंगे। समझ गए? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक। तो यहाँ से जब देखोगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर में 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे R स्क्वायर है सारी। ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है। ये हमने कल यूज किया था। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो। यस सर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जी ये हमारा क्या हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R का स्क्वायर। तो कभी भी जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी न किसी आवेश का होता है। ठीक है। वो आवेश अपान में फोर्स वाले में एक तो Q एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है। अब वैसे याद रखियो, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है कि E = F अपान में Q, या यही कई बार इस तरीके से भी लिख देता है आदमी, F = Q × E।
ये भी तो यही है, इसको पक्षांतर करने से यही आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर इसको याद रखते हैं बच्चे। जब ये याद रहेगा तो ये तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा फार्मूला दिमाग में बैठाने की कोशिश मत करो, केवल इतना याद कर लो, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने आप बन जाएगा पक्षांतर करने से। इसको अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहूँ मैं, वेक्टर फॉर्मेट में कभी यूज नहीं करना तुम लोग को, यूपी बोर्ड में कभी वेक्टर फॉर्मेट का सवाल नहीं आएगा। ठीक है, बस ये है कि जान लो वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखते तो कैसे लिखते हैं। क्यू अपान में यहाँ पे वेक्टर लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, अब वो डिपेंड करेगा कि किस बिंदु के लिए तुम निकाल रहे हो। तो इसको वेक्टर आर अपान में आर स्क्वायर ऐसे कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई धन आवेश है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसका आवेश क्यू है। ठीक है, इस बिंदु पर तुमको निकालना है, ये बिंदु पी है, तो इसको यहाँ से मिलाओगे, ये वेक्टर तुम्हारा आर है अगर। ठीक है, ये मूल बिंदु पर रखा हुआ है तुम्हारा आवेश। कहाँ पर रखा है? मूल बिंदु पर। तो फिर नहीं भी रखा होगा, इस वेक्टर का नाम जो भी होगा वही वेक्टर यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अगर वेक्टर आ रहा है तो यहाँ पे क्यूब लगाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे क्यूब नहीं लगाना तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर, या चलो ठीक है, वेक्टर ये क्यू आर कैप अपान में आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सोच लो, अगर कैप को फुल वेक्टर बनाओगे तो नीचे एक ठो आर बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। जैसे फोर्स में था सेम वैसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ई होगी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होगी, धनावेश किसी भी बिंदु पर, जैसे धनावेश में हमेशा बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। रीजन क्या है मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को। जैसे यहाँ पे धनावेश रखोगे तो इधर ही तो भगेगा, इधर थोड़ी भगेगा। ठीक है, अगर यही ऋण आवेश होता तो उसकी तो अभी चलो ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अभी आगे बताते हैं तुमको। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये कोई धनावेश है, यहाँ पे कोई धनावेश रखोगे तो इधर भागेगा, यहाँ पे कोई धनावेश रखोगे तो इधर भागेगा, यहाँ पे कोई धनावेश रखोगे तो इधर भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो इधर बाहर की तरफ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो इस लाइन में भागेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई धनावेश होता है तो उससे सीधा ऐसे निकलती है लाइनें। ठीक है, आँख मूंद के निकाल दो। ठीक, बाहर की ओर तीर ऐसे लगा दो। ठीक, ये हो गई धनावेश से जो वैद्युत क्षेत्र निकलता है। ऋणावेश के केस में क्या होगा, कई बार भूल जाओगे, तो भूल जाओ तो रटे रहो, धनावेश लो, समझ गए, उसको वहीं रख दो, पता चल जाएगा कि इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी। यह वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। यहाँ पे धनावेश रखोगे तो किधर जाएगा, अब की बार अंदर की तरफ भगेगा कि नहीं भगेगा? क्यों, कोई बोल ही नहीं रहा, सब डिस्कनेक्ट हो गया क्या? चलो, इस तरीके के केस में फिर वैद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा, ऐसे लाइनें सेम वही रहेंगी, बस अंदर की ओर रहेंगी अब की बार। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। वैद्युत क्षेत्र जो है और भी लाइनें बना दो, जितना मर्जी बनाना हो बना लो, समझ गए, सब ऐसे रहेगा। ठीक, कभी कभी जो है जैसे मान लो कि ये एक धनावेश ये है, एक धनावेश ये है, अब इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तो देखो इसमें इसमें जो है इस तरीके की वैद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है, और ऐसे होगा, तुम्हारे एनसीईआरटी में बना भी है ये। ठीक है, और ऐसे भी आएंगे, ऐसे भी जाएंगे, ऐसे भी आएंगे, ऐसे भी जाएंगे। रीजन क्या है, अब ये वैद्युत क्षेत्र रेखा देखो, कभी कभी क्या है ना, कॉन्सेप्ट लगाने के बजाय चीज़ें पहले से रटी रहती हैं तो आसान रहता है। ठीक है, धीरे धीरे में अपने आप ही ज्ञान आ जाएगा, कर लोगे। ठीक है,
हालांकि ये वाली यहाँ से निकलनी चाहिए थी, एक थोड़ा सी गलती हो गई। ठीक है, ये यहाँ से निकलेगी सारी वैद्युत। तो ये हमेशा क्या है, धनावेश से हमेशा निकलती हैं और ऋणावेश में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो होगा क्या, अब देखो यहाँ पे कोई धनावेश रखोगे तो बाहर भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो बाहर है, चूंकि दोनों ये धनावेश है तो दोनों इसको, यहाँ पे कोई वस्तु रखोगे तो बाहर की तरफ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो बाहर की ओर भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो भी बाहर की तरफ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो बाहर की तरफ। इन दोनों को बीच में रख दोगे तो कहीं नहीं भागेगा, चूँकि ये इधर को ठेलेगा, इधर को ठेलेगा, बेचारा यहीं पर रुका पड़ा रहेगा। समझ गया? तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? बीचों बीच में, या अगर कम ज़्यादा होंगे तो जो ज़्यादा होगा उससे थोड़ा दूर है, इसके करीब बनेगा जाके, कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो वहाँ वैद्युत बल रेखाएं भी नहीं होंगी। अगर थोड़ा सा इधर रख दोगे तो दोनों मिलकर ठेल देंगे, उधर चला जाएगा, इधर थोड़ा सा रख दोगे इधर ठेल देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की कहानी बनती है। अगर धनावेश, ऋणावेशित के केस में क्या होगा, ये धनावेशित का बना दिया हमने, ऋणावेश वाले का है नहीं तुम्हारे बुक में। ठीक है, तो ऋणावेश वाले में कुछ नहीं बनेगा, सेम फिगर बना दो। यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा, फिगर सब कुछ सेम रहेगा। तुम्हारी बुक में तो नहीं बना एनसीईआरटी में, लेकिन मैं बनाए दे रहा हूँ। सेम फिगर बनेगा, बस तीर की दिशा उल्टा मार दो। ठीक है, क्योंकि वैद्युत बल रेखा हमेशा ऋणावेश में जाके ख़त्म होती है या घुस के ख़त्म हो जाती है, इसे देहाती भाषा में सीख लो। इसमें भी ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी या ऐसे जाएंगी या ऐसे आएंगी या ऐसे आएंगी या ऐसे आएंगी या ऐसे आएंगी। ठीक है, तो होगा क्या कि अब की बार ये दिशा विपरीत हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट तुम्हारा वैद्युत बल रेखाओं का। वैद्युत बल रेखा बनाने के लिए बहुत सवाल आता है, हमेशा आता है, आईआईटी भी पूछता है, समझ लो, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एक और है, जैसे तो एक धनावेश एक ऋणावेश हो गया, ये वाला तुम्हारे पूछेगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, ये मान लो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो इसके केस में क्या है, जैसे यहाँ पे कोई धनावेश रखोगे तो ये तो धनावेश है, तो बाहर की तरफ ठेलेगा, ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा लाइन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई धनावेश रखोगे तो क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसमें क्या है, ऐसे लाइन बन जाएगी। यहाँ पे कोई रखोगे, यहाँ पे क्या है, ये तो बाहर की तरफ ठेलेगा, तो ऐसे बनेगा। समझ गए? तो होगा क्या अल्टीमेटली, ये वाली लाइन तो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो होता ये है कि इसको थोड़ा से रटना भी पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बंद है क्या? तो ये इस तरीके का है। तो इसमें क्या करना है तुमको, देखो, धनावेश से हमेशा वैद्युत बल रेखा स्टार्ट होती है, ऋणावेश में जाके ख़त्म होती है, याद रखियो। ठीक है, अगर आसपास धनावेश है, अगर नहीं है तो फिर इन्फिनिटी में जाके ख़त्म होगी, धनावेश से निकल। जैसे क्या है, एक धनावेश हमने बनाया था ना, ऐसे धनावेश वाला वैद्युत बल रेखा ऐसे ऐसे निकल के चली गई थी, कहाँ पे ख़त्म होगी, फिर ये इन्फिनिटी में ख़त्म होगी। ठीक है, अगर बगल में कहीं ऋणावेश मिल गया, जैसे धनावेश है, बगल में ऋणावेश मिल गया, तो निकल के इन्फिनिटी में जाने के बजाय ऋणावेश में जाके ख़त्म हो जाएंगी। समझ गए? ऋणावेश क्या करेगा, अपने ऊपर समा लेता है, धनावेश क्या करेगा, अपने ऊपर से फेंकता है। समझ गए? इधर से क्या होगा, ऐसे। अब ये वाली वैद्युत बल रेखाएं तो इसी के पैरेलल में आएंगी और इसी के पैरेलल में। समझ गए? तो ये सब जाके यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ये सारी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये, तो इसको तो याद रखना, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा। समझ गए? ये हालांकि इसमें भी बना हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी में देख लेना। ये वाला, ये धनावेश के बीच है, धनावेश ऋणावेश के बीच है, ऋणावेश वाला दिया नहीं है यहाँ पे, तो केवल सिंगल ऋणावेश का दिया है। तो ये क्या होगा, पूरे आकाश से आके अनंत में आके, अनंत से आके इसमें ख़त्म होगी, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होके सब अनंत में जाएंगी। यहाँ पे क्या होगा, बगल में ऋणावेश मिल गया तो धनावेश से निकल के ऋणावेश में जाके ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये वाली निकल के ऐसे आई होगी, ये वाले यहाँ से ऐसे आई होगी, तो ज़्यादा दूर का हमने बनाया ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों धनावेश होंगे ना,
इसकी भी निकलेंगी अनंत में जाएंगी, इसकी भी निकलेंगी अनंत में जाएंगी, लेकिन ये क्या है, रास्ते में इनको सामने धनावेश दिख गया तो ये धनावेश से नफरत करती हैं, ठीक है, वैद्युत बल लेखा है तो क्या करेंगी, धनावेश से दूर हटने की कोशिश करती है। तो देखो ये दोनों सब अपना रास्ता मोड़ ली। इनको जाना चाहिए था इधर, चली गई इधर, इसको जाना चाहिए था इधर, चली गई इधर, तो दूर हो गई ना, समझ गए। तो वो कहानी थी। जैसे ये वाली ये उल्टा बना दिया, इसमें धना ऐसे दोनों ऋणावेश थे क्या, ये ऋणावेश का था, ये धनावेश का। तो ठीक है, कभी भी तुमको धनावेश का अगर वैद्युत क्षेत्र आता है ऋणावेश का पूछ ले तो बस तीर उल्टा मार दो, ठीक है, सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र का थोड़ा सा मैंने दिया है तुमको डेमो, बाकी और भी बहुत कठिन कठिन सवाल बनते हैं, ठीक। वो तो सवाल करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जैसे मान लो कोई समान आवेश है, नहीं कोई आवेश है ये प्लस क्यू, इतनी ही मात्रा का कोई ऋणावेश इससे कुछ दूरी पर रख दे, ठीक है, तो इस तरीके के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। द्विध्रुव का मतलब दो ठो ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है अपोजिट नेचर के चीज़ें, दो चीज़ें हों लेकिन वो उनके क्या परिमाण बराबर हो लेकिन उनका नेचर अपोजिट टाइप का होता है। जैसे वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है, जैसे चुंबकीय द्विध्रुव होता है, चुंबक में देखते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। तो अभी ऐसे तो रखे नहीं रहेंगे, इनको फिक्स करने के लिए कुछ चाहिए, तो कोई भी अचालक पदार्थ इलास्टिक प्लास्टिक की चीज़ ला के इनको, जैसे ये तो किसी धनावेश, ये ऋणावेश किसी चालक चीज़ का होगा, तो इनको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना होगी आगे इससे मिल जाए जीरो हो जाए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों अगर मौका मिल गया दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये वाली अगर डंडी हम तोड़ दे या निकाल दे तो दोनों मिल के जीरो हो जाएगा, ख़त्म काम, निकाय ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परिभाषा भी होती है, वो तो हम लिख के भेज देंगे कि जब किन्हीं दो बराबर में विपरीत आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर स्थापित करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें कीवर्ड क्या है परिभाषा रखने का, निकाय क्या है, दो बराबर एवं विपरीत आवेश, या ऐसे भी बोल सकते हो दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश, ठीक है, विपरीत का मतलब प्लस माइनस, ठीक है। तो दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेश जब सूक्ष्म दूरी, ये वाली दूरी बहुत सूक्ष्म ली जाती है, ठीक है, इस दूरी को बोलते हैं 2L। क्या बोलते हैं, 2L इसलिए बोलते हैं हम सुविधा के लिए कि फार्मूला सेट हो जाता है अच्छे से, ठीक है। अब कहीं परीक्षा में न्यूमेरिकल बना के इस 2L को अगर वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन नॉर्मली 2L ही रिप्रेजेंट कर से लिखते हैं, ठीक है। इसके बीच के आधे की इधर की दूरी L होती है, इधर की दूरी L होती है, ठीक है। इस आवेश को अगर प्लस क्यू लिए हो तो इसको माइनस क्यू मानना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। जैसे आजकल देखते हो आदमी कहेगा कि ध्रुवीकरण कर दिया, समझ गए, इलेक्शन हो रहे हैं तो ध्रुवीकरण का मतलब कि दो अलग अलग जैसे अलग अलग नेचर की चीज़ों को इकट्ठा कर देना, यहाँ पे धनावेश इकट्ठा हो गए, यहाँ पे ऋणावेश इकट्ठा हो गए, ठीक। चलो अब इसके लिए क्या करते हैं, इसमें एक टर्म यूज होता है वैद्युत द्विध्रुव, तो हो जान गए, ये क्या होता है, यदि दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर स्थापित कर दें तो इस प्रकार से प्राप्त निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये रटना पड़ेगा क्योंकि पूछता बहुत ज़्यादा एग्जाम में, ठीक है, तो हम भेज देंगे करके। अब इसके बाद इसमें पूछता है तुम्हारा कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण ये हमेशा वैद्युत द्विध्रुव का होता है। द्विध्रुव आघूर्ण को क्या है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण
जैसे ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, एक तो आवेश ले लो परिमाण, ठीक है। इनटू में बीच की दूरी कितनी है, 12, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, Q इंटू 12 को। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम देगा। द्विध्रुव आघूर्ण को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 12, ठीक है। ये क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। आघूर्ण जितने भी होंगे सब सदिश राशि होते हैं, ये सदिश राशि होती है, ठीक है। सदिश राशि है तो इसमें अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू, यहाँ पे ये वाली दूरी है तो Q में, Q तो अदिश राशि होती है तो इसमें तो वेक्टर लगेगा नहीं, L में वेक्टर लगेगा, ठीक है। L में वेक्टर लगेगा तो वेक्टर जो होगा ये जो होगा हमेशा इसकी दिशा जो होती है द्विध्रुव आघूर्ण की, यहाँ पे देखो दिशा क्या होती है, P की जो दिशा होगी, वेक्टर P की दिशा जो होगी माइनस Q से प्लस Q की ओर, ठीक है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। कहने का मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर। ऋणावेश से धनावेश की ओर, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसको तुम भूलोगे 100%, ठीक है। तो अब भूलोगे तो ऐसे तो है नहीं कि याद रख लोगे तो अब हमेशा के लिए याद रहेगा, जप लोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, बार बार लगाते रहोगे तो अपने आप रट जाएगा, ठीक है। बस इसको ये ध्यान रखना कि परीक्षा में जाते समय एक बार रिवीजन कर लेना, बस इतना ध्यान देना। नोट्स लिखाएंगे तो वहाँ पे स्टार मार्क लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वेक्टर Q इंटू 2L, L में अगर वेक्टर लगा रहे हो तो वेक्टर L की दिशा दिख ली पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर L क्या होगा तुम्हारा, माइनस Q से प्लस Q की ओर। यहाँ पे वेक्टर L दिखा दो, ऐसे दिखा इस वेक्टर को, जैसे वेक्टर L है ये, अब इसमें तो कुछ वेक्टर ही नहीं दिखाया। वेक्टर L अगर दिखाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ और माइनस Q से प्लस Q की ओर, ये वेक्टर हो जाएगा L। तो यहाँ पे दिखा सकते हो वेक्टर L की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखने की बात आएगी तो L में वेक्टर लगेगा, Q में मत लगा दियो, ठीक है। ये बात ध्यान देना। सवाल इस वेक्टर लगा के नहीं पूछता है, लेकिन कई बार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। Q अदिश राशि होती है, लंबाई जो है अगर उसमें वेक्टर लगा दोगे तो सदिश रूप में होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एक तो हो गया द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें दो ठो आवेश होते हैं। ये आवेश क्या करते हैं, ये भी अब शांत तो नहीं बैठेंगे, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो हमको उसकी गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसकी गणना करवाते हैं। तो मान लो कि कोई द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, एक ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ठीक है, और इतनी दूरी पर है ये। तो इनकी वजह से वैद्युत क्षेत्र हम दो निकालते हैं। एक तो अच्छी स्थिति में निकालते हैं, अच्छी स्थिति में अगर यहाँ पे कोई बिंदु है और उस बिंदु को हमेशा हम P बोलते हैं डेरिवेशन में, कि कोई बिंदु P है और उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक हम निकालेंगे इसकी निरक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति मानी जाती है, ठीक है। इसी को अनुदैर्ध्य स्थिति भी मानते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य ऐसे कुछ बोलते हैं, वो वाला तो मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन इसको निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। इसको अच्छी इंग्लिश में इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और इसको पैरेक्सियल पोजीशन बोलते हैं, ठीक है।
ये एक्सियल हो जाएगा। ये निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। ये क्या होगा? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, अगर कोई बिंदु मान लो यहाँ पे स्थित है कोई बिंदु P, और यहाँ पे स्थित है, इसको क्या बोलेंगे? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये इसकी अक्ष, अगर ये इसकी अक्ष मान ले, इसकी धुरी मान ले, तो अक्ष के अनुदिशन है ये अक्ष से एक तो पूरा 90 डिग्री पे है, तो इसको निरक्षीय स्थिति बोल देते हैं। ठीक, तो ये है। तो पहले हम अच्छी स्थिति के लिए, अच्छी स्थिति में कोई वस्तु अगर स्थित है, कोई बिंदु है, तो उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमें बकायदे लिखते हैं कि माना जब इसमें बोलेगा कि फार्मूला डिराइव करो, व्यंजक निकालो, वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालो। ठीक है। एक पूछेगा निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालो, तो दोनों के लिए निकालेंगे। तो उसमें हम बकायदे लिखते हैं, और लेकिन वो लिखना अभी मैं नहीं चाहता, वो तो तुमको बुक में लिखने के लिए मिल जाएगा। तो वो उसमें क्या लिखते हैं, हम इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अभी इधर बनाऊंगा तो उधर समझाऊंगा कैसे। चलो ठीक है, इधर ही बना देते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, इसकी अच्छी स्थिति में तो माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कहाँ से? मध्य बिंदु से आर दूरी पर, इसकी जो भी दूरी नापी जाएगी मध्य बिंदु से नापेंगे। ठीक है, माना वैद्युत द्विध्रुव, माना यहाँ पे लिखते हैं बकायदे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो हो गया शुरू की 2 लाइन लिखते हैं। इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? इस वाले प्लस क्यू के कारण 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में, बीच की दूरी कितनी होगी? ये इसकी जो लंबाई होती है द्विध्रुव की, हमेशा 2L लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, ये वाली लंबाई कितनी होगी? ये L होगी। यहाँ से यहाँ तक की ये वाली लंबाई कितनी होगी? ये भी L होगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? ये पूरी R प्लस L, तो R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, यहाँ से अगर इसको भूल जाओ, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ पे धनावेश रखोगे तो इधर भागेगा। ठीक है, तो इसकी दिशा ये होगी। इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं इसको बोल देता हूँ E1। ठीक, तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से इसको वेक्टर बना दो। ठीक है, ये परिमाण है। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, हालांकि ये सब ऐसे डैश डैश मार देते हैं, पर विद्युत या वैद्युत दोनों एक ही बात होती है। क्षेत्र की तीव्रता E2 कितने हो जाएगी? 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चूँकि ये ऋण आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमेशा आवेश का परिमाण ही लेते हैं। ठीक है, बल में यहाँ पर हो जाएगा, ये वाली दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक R है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली, यहाँ से यहाँ तक L है। तो R में से, पूरे R में से L घटा देंगे
तो ये वाली दूरी निकल आएगी, दोनों आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी। तो यहाँ से R माइनस L कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये दो वैद्युत क्षेत्र निकले। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा इस दिशा में होगी, ठीक है, E2 की क्यों होगी, क्योंकि एक आवेश है यहाँ पे। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे धनावेश रखोगे वो इधर भागेगा, तो इसकी दिशा ये होगी। परिमाण दोनों का सेम है, ठीक है। ये हमने परिमाण निकाला, इसमें हमने वेक्टर नहीं लगाया, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, दोनों का परिमाण तो बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो सीधा सीधा वेक्टर क्या होते हैं, घट जाते हैं। जब दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा, ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है, तो दोनों वेक्टर का जो है ना परिमाण सीधा सीधा घटा के रख देते हैं, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता आता है। यही तुमको इतना लिखना है पर बोर्ड, यूपी बोर्ड में ज़्यादा डिटेल में नहीं। परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगी, दोनों के परिमाण को सीधे सीधे डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें इसका हर छोटा है, ये कम है क्योंकि इसका हर बड़ा है। तो हम क्या कर देते हैं, E2 माइनस E1 कितना आएगा, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q भी दोनों में काम हो जाएगा, तो Q यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 में R माइनस L का स्क्वायर माइनस में 1 में R प्लस L का स्क्वायर, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम जब इसको कैलकुलेट, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, कुछ नहीं है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ लिया। अब जोड़ोगे तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं जोड़ने के। मैं क्या करूँगा, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो दोनों के नीचे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में इन दोनों गुणे में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब गुणे में आ जाएंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके की कहानी बनेगी। 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 नहीं Q में। तो यहाँ पे क्या होगा कहानी तुम्हारी, ये तो देखो, ये पूरा अगर तुम इसको खोल के सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि किस तरीके से तुम करना चाहते हो, ठीक है। तो बुक्स में भी होगा, तो मैं तो अपने तरीके से करूँगा। ये इसको A स्क्वायर और ये B स्क्वायर, इसको A मान लूँगा, इसको B मान लूँगा, तो A प्लस B A माइनस B कर दूँगा, A प्लस B करूँगा, इसको इसमें जोड़ दूँगा, तो कितना आ जाएगा, R प्लस L प्लस R माइनस L एक ब्रैकेट में, ये वाला A है, ये B है, तो अब की बार घटा दूंगा, A माइनस B कर दूंगा, तो R प्लस L माइनस R प्लस L हो जाएगा। जब इसमें इसको माइनस करके लिखूंगा तो सब कट कुट आ जाएगा, बचेगा क्या, नीचे में क्या है, ये में इसको, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर अंदर, दोनों में पूरा बाहर स्क्वायर लगा दिया मैंने। ये R माइनस L R प्लस L हो जाएगा, तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा तरीका है कैलकुलेशन का, तुम लोग अपने तरीके से कर लेना, सबका उत्तर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो L से L कट जाएगा, यहाँ पे R से R कट जाएगा, बचेगा क्या, Q में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2R इंटू में 2L बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q इंटू 2L को हम P लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, P में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास क्या बचेगा, इंटू में ये दो बचेगा, 2 लिख दिया, यहाँ पे R बटे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इनका होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। कहाँ पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर जो भी वैद्युत क्षेत्र, अब चूँकि ऋणावेश की वजह से जो परिमाण आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो ओवरऑल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड में आएगी, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इन दोनों को प्लस माइनस होने के बाद जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो ये E वाली इस दिशा में आएगी, ठीक है।
तो जैसे मान लो ये 50 है, ये 100, ये मान लो ये 50 है, 75, तो घट के 25 यूनिट बचेगा जो इस दिशा में होगा। ठीक, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर इधर धन आवेश होता, इधर ऋण आवेश होता, तो यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हारे इधर जाती प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, वो जैसा फिगर बनाएंगे वैसा आ जाता है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम, ठीक है। हालांकि ये भी उत्तर सही है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे कई बार कंपटीशन से पूछ देता है, यूपी बोर्ड में आज तक नहीं पूछा गया, इसके बाद वाला स्टेप तक करवाता है यूपी बोर्ड में। हम ये मानते हैं कि ध्रुव के बीच की दूरी बहुत कम होती है इस वाली दूरी के कंपैरिजन में, ये वाली इनके मध्य बिंदु से आर के कंपैरिजन में, ये जो एल होता है। तो क्या कहते हैं हम, यदि आर इज मच ग्रेटर देन एल, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लगभग आर के बराबर ही लिख सकते हैं। आर में अगर बहुत छोटी चीज़ को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बहुत छोटी चीज़ आएगा, ऊपर से उसका स्क्वायर कर देंगे तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है आर के करीब हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आर स्क्वायर के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2p अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर रहेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर का पावर स्क्वायर, यहाँ पे इसकी जगह में मैं आर लिख दूंगा, आर का स्क्वायर, ऊपर से आर स्क्वायर है ही है। तो ये क्या बचेगा अल्टीमेटली, ये बचेगा 1 अपान में 4 पाई, हाँ 2p अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान में आर क्यूब बचेगा, ठीक है। यही फार्मूला डिराइव करवाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में आर क्यूब। ये फार्मूला यूपी बोर्ड में हमेशा डिराइव करवाते हैं, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में अगर कोई पूछेगा तो ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, वेक्टर यहाँ पे लगा देना, आर क्यूब कर देना, क्योंकि यहाँ पे p सदिश राशि है तो इसमें आर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो जिसमें कोई ऊपर 1 था, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाल रहे तो यहाँ पे जब किसी सिंगल आवेश के कारण निकाल रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ 1 था, तो 1 था तो उसमें तो वेक्टर लगा नहीं सकते, तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे तुम लोग वैद्युत क्षेत्र के किसी आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर आया था। अब यहाँ पे क्यू में तो वेक्टर लगा नहीं सकते, इसलिए हमको मजबूरी में इसको क्या करना पड़ा था, इसको क्यूब करना पड़ा था, नहीं ऊपर वेक्टर ले लिए थे, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर लेने की जरूरत नहीं, चूँकि p सदिश राशि होती है उसी में वेक्टर लगा दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा तरीका है, ये वाला फार्मूला, ये ऐसे मैंने समझा दिया, बाकी ये है, ठीक। तो ये तरीका यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को। ये पूछा जाता है हमेशा 3 नंबर में क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर में, कभी 3 नंबर में पूछेगा, कभी 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है।